सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आने वाले कुछ महीने बेहद अहम होने वाले हैं, क्योंकि एक तरफ 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, दूसरी तरफ कर्मचारियों की नजर इस बात पर है कि आखिर उनकी सैलरी, पेंशन और फिटमेंट फैक्टर को लेकर सरकार क्या बड़ा फैसला करने वाली है। क्या 8वें वेतन आयोग से कर्मचारियों की उम्मीदें पूरी होंगी? फिटमेंट फैक्टर आखिर 2.01, 2.05, 2.57 या इससे भी ज्यादा जा सकता है? ओपीएस की मांग को लेकर सरकार का रुख क्या है? एनपीएस को लेकर कर्मचारियों की सबसे बड़ी शिकायत क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस बार कर्मचारियों और पेंशनर्स को ऐसा जवाब मिलेगा जिसका उन्हें लंबे समय से इंतजार है? देखिए, ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन लगातार कर्मचारियों की आवाज बनकर जो है सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे शख्स जो कर्मचारी संगठनों और पेंशन से जुड़े मुद्दों को जो है बेहद करीब से देखते और उठाते रहते हैं। आज के इस खास इंटरव्यू में हम सिर्फ उम्मीदों की बात नहीं करेंगे, बल्कि सरकार की तैयारी, कर्मचारियों की मांग, 8वें वेतन आयोग की दिशा, फिटमेंट फैक्टर, ओपीएस एनपीएस की लड़ाई और आने वाले फैसलों की पूरी तस्वीर जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल बहुत हैं, उम्मीदें भी बहुत हैं और आज कोशिश होगी कि इन सभी सवालों के जवाब बिल्कुल साफ और सीधे मिले। नमस्कार, मैं हूं विशाल शर्मा और आप देख रहे हैं मनी 9। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन। सर, आपका बहुत स्वागत है मंजीत बाबू। थैंक यू विशाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, सबसे पहला प्रश्न सर, 7 तारीख से लेके 10 तारीख तक यानी आज तक जो है दिल्ली में जो है बैठक थी 8वें वेतन आयोग के साथ। तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम जितने भी जो कर्मचारी संगठन थे, उन्होंने मुलाकात की। आप भी उसमें थे, सर्वप्रथम थे, 7 तारीख को ही आप पहुंच गए थे। सबसे पहला सवाल आपसे, क्या हुआ सर? कैसा है ऑफिस? पहली बार हम आपके चश्मे से हम समझने की कोशिश करते हैं। गए तो क्या हुआ, क्या बातें हुई? ओवर टू यू। जी विशाल जी, मेरी ये पहली मुलाकात नहीं थी। अच्छा। हम उससे पहले, अगर आपको याद हो तो 30 अप्रैल को ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन के डेलीगेशन को इनवाइट किया गया था पे कमीशन में। ओके। और उस बार हमने पूरे देश के सभी कर्मचारियों के लिए जो कॉमन एजेंडास हैं, उन कॉमन एजेंडास के ऊपर, कॉमन इश्यूज के ऊपर अपनी बात रखी थी। जी। और जब अभी हम 7 तारीख को मिले दोबारा से, तो हमने बेसिकली इसमें टीचर्स के मुद्दों को उठाया है। ओके। टीचर्स के वे मुद्दे जो यूनिफॉर्म होने चाहिए, यूनिफाइड होने चाहिए और उनकी समस्याओं का एक जैसा समाधान होना चाहिए, इन सारी चीजों को लेकर के हम गए थे। तो जब हम पहले पहुंचे तो बड़ा मुझे भी ताज्जुब हुआ कि जब हम आयोग के सामने पहुंचे, जब हमारा टाइम आया 1 जी। बजे, तो देखते ही मेंबर सेक्रेटरी साहब ने कहा, पटेल जी आप तो आ चुके हो पहले ही। तब फिर हमने उनको बताया कि हम आए हैं और पिछली बार हम पूरे देश के सभी एम्प्लॉयज के लिए अपने फेडरेशन के बिहाफ पर सभी मुद्दों को लेकर के आए थे। और इस बार हम टीचर ओरिएंटेड मुद्दों को लेकर के आए हैं। टीचर्स की क्या समस्याएं हैं ओके। और ओके। क्या उनके समाधान हो सकते हैं, क्या उनकी मांगे हैं, इन सारी चीजों को लेकर के आए हैं। तो उन्होंने कहा ओके। ठीक है, बात करते हैं आपसे। आपका मेमोरेंडम हमारे पास पहले से ही है और हम अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना करके ले गए थे पहले से ही हम। ओके। तो 15 स्लाइड की थी वो, और हमने एक एक करके उनको दिखाया और उन पर अच्छा खासा डिस्कशन हुआ, मतलब ओके। तगड़ा डिस्कशन हुआ है। कई चीजों पर वो सहमत दिखे, कई चीजों पर वो असहमत दिखे एकदम। तो ये सारा कुछ हुआ है उस ओके। मीटिंग में। जी। जी। तो अब उस मीटिंग में कौन कौन लोग शामिल थे मंजीत बाबू, पहले ये समझना चाहेंगे। रंजना प्रकाश देखिए, देसाई। उस मीटिंग में हमारे साथ पूरा जो टीचिंग फ्रेटर्निटी है हम्म। उसका डेलीगेशन था। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली से हमारे साथ जो दिल्ली स्कूल की टीचर्स एसोसिएशन है, उसका नाम है प्रगतिशील शिक्षक न्याय मंच, उसके अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप डागर जी थे हमारे साथ में। हम्म। और दिल्ली के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, तो विनोद यादव जी, वो भी हमारे साथ मौजूद थे। इसके अलावा जो हमारी फेडरेशन के यूपी के प्रेसिडेंट हैं, अंकुर त्रिपाठी विमुख जी, वो भी हमारे साथ मौजूद थे। और उत्तर प्रदेश से एक और प्रदेश मंत्री अमित पांडे जी हमारे साथ मौजूद जी। थे। जी। तो ये हमारा 5 लोगों का डेलीगेशन था विशाल जी। जी। और हम लोगों ने, शायद ही कोई मुद्दा हमसे छूटा हो टीचिंग फ्रेटर्निटी का जिस पर हमने बात ना की हो। अदरवाइज हमने सभी मुद्दों पर बात की है इस बार। लेकिन आपके मुद्दे जो सुन रहे थे लोग, उनकी टीम में कौन कौन लोग शामिल थे, मैं वो पूछ रहा था। रंजना प्रकाश अच्छा देसाई अच्छा। थी, पुलक घोष साहब जी थे। जी 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 बिल्कुल। मेंबर सेक्रेटरी साहब, सबसे पहले मैडम मौजूद थी, माननीय रंजना प्रकाश देसाई जी। और उसके बाद जो हमारे मेंबर सेक्रेटरी पंकज जैन साहब हैं, आईएएस पंकज जैन साहब, वो भी जी। मौजूद थे। जी। और पुलक घोष साहब, इसके अलावा कई डिप्टी सेक्रेटरी और कुछ डायरेक्टर्स, मतलब पूरा कम से कम 15-20 लोगों का पूरा ग्रुप बैठा हुआ था। हाव भाव बताइए मंजीत बाबू, क्या लगा? पॉजिटिव लगा, निगेटिव लगा? देखिए, जैसा कि मैं बताऊं कि मैडम तो ज्यादा बात नहीं करती हैं। मैडम तो बस ध्यान से सुनती हैं हर चीज को।
वाह। और जो डिस्कशन होता है वो 90% जो डिस्कशन है वो आईएएस पंकज जैन साहब करते हैं, जो मेंबर सेक्रेटरी हैं। ओके ओके। और बीच बीच में मतलब जो है पुलक घोष साहब जो दूसरे इंटरवीन मेंबर करते हैं, हैं। जी जी, बीच बीच में वो क्रॉस क्वेश्चनिंग करते रहते हैं। ओके और मैं कहूंगा कि पंकज जैन साहब तो बिल्कुल एकदम कभी कभी हावी हो जाते हैं। तो ओके। हमने इस बार कहा भी कि सर अगर आप इतना मतलब हम पर रेस्ट्रिक्शन लगा दोगे हम्म। तो फिर तो हम अपनी बात ही नहीं कर पाएंगे। और ओके। ये तो ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हम कर्मचारियों के मुद्दों को लेकर के बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप आराम से बताइए। तो हमने कहा नहीं तो प्लीज क्रॉस फिर हमसे क्रॉस जल्दबाजी में क्वेश्चनिंग बात किस नहीं मुद्दे की पर जाए। होती है? क्या जो टीओआर में लिखी रही थी बात की जो है, थोड़ा सा देश का जो है राजकोषीय जो है वो व्यवस्था देख लीजिए, देश की माली हालत देख लीजिए, थोड़ा सा जो है अपना बजट है वो देख लीजिए, उन मुद्दे पर होती है क्रॉस क्वेश्चनिंग? नहीं नहीं, देखिए हाँ, उन सब मुद्दों पर भी हम्म होती है। जब हम पिछली बार जब हमने एनपीएस यूपीएस और ओपीएस के मुद्दे पर बात करनी शुरू की हम्म। तो उनका पहला स्टेटमेंट था, पटेल जी आप भी जानते हो कि एनपीएस को स्क्रैप करना लगभग लगभग नामुमकिन है, और हम भी जानते हैं, तो उस पर हम बात नहीं करेंगे। आप ये बताओ कि आपके पास ऐसा कौन सा मॉडल है, ऐसा कौन सा समाधान है जिसको हम लागू अगर कर दें, जिसकी अगर हम सिफारिश कर दें तो वो मुद्दे शार्ट आउट हो जाएंगे। ओके। तो उन्होंने इस तरीके से बात की थी, तो हमने भी उस पर जो है उनको जो हमारे पास उस समय जो सुझाव थे हम लेकर के गए थे, हमने उस पर डिस्कशन किया था। इस मतलब बात मंजीत बाबू, प्रॉब्लम भी आप ही से पूछा जा रहा है और सॉल्यूशन भी आप ही से डिमांड की जा रही है। भाई देखिए, ये तो आज की सरकार का ट्रेंड यही है, जो 21वीं और 22वीं शताब्दी का जो जमाना है वो यही कहता है कि हिंदुस्तान में 140 करोड़ लोग हैं, और हर आदमी के पास, हर जाति के पास, हर धर्म के पास, हर वर्ग के पास, हर कम्युनिटी के पास कुछ न कुछ समस्याएं हैं, संगठन के पास कुछ न कुछ, सबके पास समस्या है। सरकार सबकी समस्याएं सुनने के लिए नहीं बैठी है। आप ये बताओ कि समस्या का समाधान क्या है जिससे न केवल आप बल्कि बाकी लोगों को भी रियायत मिल जाए, राहत मिल जाए, और उससे सरकार का नुकसान भी ना हो, सरकार का जो सिस्टम है वो भी मजबूत बना रहे। जी। तो ये तो ट्रेंड है, ये तो कहते ही हैं। और चलिए। देखिए, मैं अपनी अगर बात बताऊं तो हमारा जो फेडरेशन है, हम बिना समाधान के कभी जाते ही नहीं टेबल पर। ओके हम समस्या के साथ साथ अपना एक रेजोल्यूशन मॉडल जरूर लेकर के जाते हैं, ताकि हम ये बता सके कि अगर ऐसा कर दिया जाए तो चीजें रिजॉल्व हो सकती हैं। ओके। तो तो इस आपका बार आपके आपके जो रिजोल्यूशन वाले जो मॉडल था उस पर क्या सहमति बनती हुई दिखी, या उस पर भी जो है तर्क वितर्क चला? देखिए, मैं एक बात कहूंगा कि जब हमने ये बात कही कि 30 मार्च 2021 का, खास करके जो सबसे बड़ा मुद्दा है देश का, उस पर जब हमने कहा कि देखिए सर, अगर कोई कर्मचारी मान लीजिए 2025 में लगता है 1 जनवरी को, और उसका रिटायरमेंट 2065 में है, तो 2065 के 31 दिसंबर तक कभी भी अगर उसकी डेथ हो जाती, चाहे एक दिन पहले, चाहे 31 दिसंबर को, और चाहे नौकरी ज्वाइन करने के एक दिन के बाद, तो उसको कर्मचारी का अंशदान, ब्याज सहित और प्लस 50% पेंशन पाने का हक है। तो फिर अगले दिन वो ही आदमी रिटायर हो रहा है तो उसको देने में क्या दिक्कत है? अगर एक दिन पहले भी आप उसको देने के लिए तैयार थे तो उसको एक दिन बाद भी एक्सटेंड कर दीजिए। तो इस पर उन्होंने सहमति दी कि हाँ, ये बात तो आपकी वाजिब लग रही है, ठीक है, ओके। इसको देखते हैं। तो ठीक है इसको उन्होंने नोट किया। उनके जो डायरेक्टर्स थे, वहां पर जो डिप्टी सेक्रेटरीज थे, उन लोगों ने इस पॉइंट को बाकायदा नोट किया। उन्होंने कहा ओके। ठीक है, ये पॉइंट आपका अच्छा है, इसको हम नोट करते हैं। चलिए, अब तो सबसे बड़ी जो इस डिमांड आप लोगों ने उठाई सर कि सभी शिक्षकों को जो है एक जैसी सुविधा हो, इसके अलावा मैं आपके जो है रिपोर्ट को जो है डिकोड कर रहा था, रिटायरमेंट की एज को लेकर भी आप लोग कह रहे हैं कि जो है 5 साल उसको बढ़ा दिया जाए। ओपीएस को लेकर जो है आप लोगों ने डिमांड की, लामबंद होते हुए दिख रहे हैं। नो एनपीएस, नो यूपीएस, ओनली ओपीएस वाली मामले हैं। इसके अलावा प्रमोशन के नियमों में बदलाव की आप बात कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि 50% जो प्रिंसिपल का जो पद है वो विभागीय प्रमोशन के जरिए भरा जाए, बाकी 25% जो है उसके लिए आप जो है परीक्षा लीजिए, उसके जरिए आप भरिए। इसके अलावा हेड ऑफ द सब्जेक्ट का नया पद बनाने की मांग है, वाइस प्रिंसिपल का ग्रेड पे बढ़ाने की मांग है, पुरुष जो शिक्षक है यानी जो मेल हैं उनको चाइल्ड केयर लीव मिले। इसके अलावा शिक्षकों के लिए कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी, और लास्ट आपकी डिमांड है कि ज़्यादा छुट्टियां मिलें ताकि लोग जो हैं बेहतर तरीके से बाल बच्चों को जो है उसको पढ़ा सकें। क्या यही डिमांड से या कुछ छूट गया सर? जी जी जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, यही डिमांड है। इसके अलावा एक डिमांड और है जो आपसे छूटी है विशाल जी। जी। वो ये कि देखिए, हमने ये कहा है कि वन नेशन वन मोबिलिटी सिस्टम होना चाहिए। हम्म। वन नेशन, जब वन नेशन वन आधार कार्ड, वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, वन नेशन वन टैक्स। वन कॉन्स्टिट्यूशन, जी, वन नेशन वन राशन,
तो फिर वन नेशन वन मोबिलिटी सिस्टम भी एम्प्लॉइज के बीच में होना चाहिए। जब तक ये नहीं होगा तब तक एक भारत श्रेष्ठ भारत कैसे बनेगा। हमने अपने डिमांड, जो हमारा डिमांड एजेंडा है, उसकी थीम ही रखी थी एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो हमने उसमें ये कहा है कि जैसे यूनियन टेरिटरीज है, 8 यूनियन टेरिटरीज है, इसमें म्यूचुअल ट्रांसफर खोले जाएं, और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट हर एम्प्लॉइज को जो यूनियन टेरिटरीज में जो नौकरी कर रहे हैं उनको भी सीजीएचएस का ऑप्शन दिया जाए। जैसे दिल्ली में अगर कोई आदमी नौकरी कर रहा है तो उसको डीजीएचएस मिलता है, दिल्ली गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम मिलता है। अब दिल्ली गवर्नमेंट जो हेल्थ स्कीम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के ऊपर ही है। यहाँ तक कि जो कोड बनाए गए हैं वो सीजीएचएस कोड ही लागू होते हैं। और जो जो मेडिकल जो बिल का जो मतलब जो उनका जो बिलिंग होती है वो कोड के आधार पर वो पैसे का सारा कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है, तय करती है कि किस इलाज में कितना पैसा लगेगा। तो हमने कहा जब सारा कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट ही देती है, सारा कुछ नियम कायदा कानून उन्हीं का लगता है, तो एक बार आप सेंट्रल गवर्नमेंट से टाई अप करके यूनियन टेरिटरीज के लोगों को एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, मतलब रिटायरमेंट के बाद उनको सीजीएचएस का ऑप्शन दे दो। जो लोग बिहार से, बंगाल के, उड़ीसा के, हरियाणा के, मध्य प्रदेश के लोग दिल्ली में या अंडमान निकोबार में नौकरी कर रहे हैं तो उन्हें घर जा सकते हैं। और दिल्ली का तो मैं विशाल जी आपको बता दूं कि अगर सरकार रिटायरमेंट के बाद सीजीएचएस का विकल्प दे दे हर रिटायरी को, तो दिल्ली से कम 25-30 लाख परिवारों का लोड कम हो जाएगा 1 साल के अंदर। ओके जी, तो ये भी हमने डिमांड रखी है। एक जो हमने एक भारत श्रेष्ठ भारत के नाते जो सबसे इंपॉर्टेंट बात रखी है वो ये कहा है कि भारत सरकार कोई गजट निकालती है सरकारी कर्मचारियों के संबंध में जी, या कोई नोटिफिकेशन निकालती है या कोई ऑर्डर निकालती है, तो उसमें कॉपी टू यूनियन टेरिटरीज एडमिनिस्ट्रेटर्स भी किया जाना चाहिए और ब्रैकेट में उन यूनियन टेरिटरीज के नाम लिख देने चाहिए, जैसे दिल्ली है, चंडीगढ़ है, अंडमान है, जो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल से गवर्न होती हैं। तो वो चीजें उन पर भी लागू हो जाएंगी। अभी देखिए विशाल जी, एक बहुत बड़ी समस्या चल रही है खास करके दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के बीच। हमारे दिल्ली में ऐसे सैकड़ों कर्मचारी हैं जो 2025 और 26 के बीच में रिटायर हो गए हैं। 2025 में ही यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विकल्प आया। अब सरकार ने क्या किया कि 1 अप्रैल 2025 से सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विकल्प दे दिया। अब दे दिया तो दिल्ली गवर्नमेंट ने भी उसको एंडोर्स कर लिया, अंडमान निकोबार ने भी उसको एंडोर्स कर लिया, क्योंकि उन्हें तो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी को एंडोर्स करना ही होता है। उन्होंने एंडोर्स तो कर लिया लेकिन वो इंप्लीमेंट आज तक नहीं हुए। अब देखिए कि 1 अप्रैल से 25 से हम अगस्त 26 में है, मतलब लगभग 1.5 साल हो गया। 1.5 साल होने के बावजूद इंप्लीमेंट नहीं हो पाया, और इंप्लीमेंट ना होने से जो लोग रिटायर हुए उन्हें ना एनपीएस की पेंशन मिल रही है, ना यूपीएस की पेंशन मिल रही है, और ओपीएस तो है ही नहीं हमारे पास। बताइए। तो 1-1, 1.5 साल लोगों को हो गया, उनको कोई पेंशन ही नहीं मिल रही। तो ये कैसा कानून है, ये कैसा मतलब एक भारत श्रेष्ठ भारत। और इनकी तादाद हमने ज्यादा उनसे है, ये कहा कि इनकी तादाद ज्यादा होगी मंजीत बाबू जी, इनकी तादाद ज्यादा होगी ना इन कर्मचारियों नहीं की? इनकी तादाद अभी ज्यादा नहीं है, अभी 100-150 लोग हैं जो मतलब जो रिटायर हुए हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि 1.5 साल से 1 साल से बिना विदाउट पेंशन के है। काट रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, उनमें से कितने लोग जिंदा बचे हैं कि नहीं बचे हैं ये भी कहना मुश्किल है, क्योंकि हर साल कैजुअलिटी होती है। कोई ऐसा भी दुर्घटना, ईश्वर करे कभी ऐसा ना हो, लेकिन ऐसे भी केसेस हो सकते हैं जो बिना पेंशन के इस धरती से ही चले गए। ओके, चलिए मंजीत बाबू, दूसरी आपकी जो बड़ी बैठक हुई जो है एनसीजेसीएम साहब के जो कन्वीनर हैं शिव गोपाल मिश्रा साहब से मुलाकात भी हुई है, उसके विजुअल्स भी हम लोगों ने देखे। वहाँ क्या बात हुई सर, वहाँ हम आपसे समझना चाहते हैं, उस मीटिंग को जो है डिकोड करिए। देखिए उसके पीछे केवल 2 एजेंडा था हमारा। पहला ये था कि जिन जिन जगहों पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम को इंडोर्स कर लिया गया है, उन कर्मचारियों को जिन्होंने यूपीएस ऑप्ट किया था, अगर वो रिटायर हो गए हैं तो उन्हें तत्काल प्रभाव से पेंशन देने की शुरुआत कराई जाए, क्योंकि उनकी जिंदगी सबसे ज्यादा मतलब कठिनाइयों के दौर से गुजर रही है। दूसरा जो हमारा डिमांड था कि सरकार ने, चलो ठीक है, अभी संसद में उन्होंने जवाब दिया कि अभी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर के सरकार कुछ भी स्टडी नहीं कर रही है, कोई भी प्रपोजल अंडर कंसीडरेशन नहीं है। तो हमने ये कहा कि चलो ठीक है, आपने ये कह दिया कि कोई अंडर कंसीडरेशन नहीं है, लेकिन आप जब यूनिफाइड पेंशन स्कीम इसलिए भी नहीं सरवाइव कर पाई क्योंकि आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट के दिन से पेंशन देने का बात ही नहीं किया। आप कह रहे हो कि वॉलंटरी रिटायरमेंट तो 20 साल की नौकरी के बाद ले सकते हो,
लेकिन पेंशन आपको तभी मिलेगी जब आप 60 साल के हो जाओगे। तो ये तो बिल्कुल मतलब बहुत ही ज्यादा खतरनाक बात और बहुत शोषणकारी है, तो मतलब पूरी तरीके से इनजस्टिस है। तभी तो तो मंजीत इसको बाबू आउट ऑफ 29 लाख जो एनपीएस जो है एम्प्लॉयज़ हैं, उनमें से सिर्फ 1,22,000 लोगों ने जो है यूपीएस को ऑप्ट किया। लेकिन उसमें भी एक गड़बड़ झाला है जो मैं आपसे समझना चाह रहा था, क्योंकि हम लोगों ने मनी सेंट्रल के शो में भी उस बात को डिकोड किया था। सरकार ने जब संसद में वो आंकड़ा पेश किया तो वो आंकड़ा घटकर 1,22,000 से घटकर 1,18,000 हो गया। हम आपसे समझना चाहेंगे सर, पहले आंकड़े कुछ आए थे, उसमें जो कमी आई है वो क्यों आई है? क्या सरकार ने जो वन टाइम स्विच करने का जो ऑप्शन दिया था कि एक बार आप यूपीएस ले लिए, एक बार आप एनपीएस में आ सकते हैं स्विच कर, क्या इसलिए वो नंबर घटा है या कोई और बात है? बिल्कुल बिल्कुल विशाल जी, ये बात हो सकती है कि जिन लोगों ने यूपीएस में स्विच कर लिया हो, बाद में उनको समझ में आया हो नहीं 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 मुझे यूपीएस में रहना ही नहीं है, तो उन लोगों ने यूपीएस से दोबारा एनपीएस में स्विच मार दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। हालांकि इस बात के चांसेस बहुत कम है, लेकिन डेटा है, कभी कभी डेटा फ्लक्चुएट करता है। सही डेटा हो सकता है पहले ना गया हो, पहले हम्म ज्यादा बढ़ा के डेटा दे दिया गया हो, या कुछ लोग जो रिटायर हो गए हों अब वो ना यूपीएस में हो ना हम्म एनपीएस में हो सकता है वो लोग ही ना धरती पे हो। हम्म तो ऐसा भी हो सकता है, इस वजह से भी डेटा वेरी कर सकता है। हम्म लेकिन ये बात तो तय है कि सरकार को वॉलंटरी रिटायरमेंट के दिन से पेंशन देनी होगी, और इसी चीज को लेकर के हमने जो जेसीएम के जो सेक्रेटरी हैं शिव गोपाल मिश्रा साहब, उनके साथ हम लोगों ने बैठक में बातचीत की। उन्होंने भी कहा कि देखिए वॉलंटरी रिटायरमेंट के केस में पेंशन तो सरकार को देना ही है, और ये अभी इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो हमने कहा टाइम क्यों लगेगा भाई, इसी बात की तो लड़ाई है, जेसीएम इसी के लिए तो बनाया गया है। हम्म। जेसीएम एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जो सरकार और कर्मचारियों के बीच में कड़ी है। गतिरोधों को कम करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए बातचीत करने का माध्यम है। हम्म तो आप इसमें पत्र लिखिए, लिखिए लेटर लिखिए, नहीं तो फिर हम लोग आंदोलन करते हैं। हमने तो 6 नहीं, सितंबर की बीच में डेट दे बीच में दी। मंजीत बाबू मुझे याद आ रहा है, आपने कहा था कि जी एनसीजेसीएम में जो लोग हैं, जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसको भी चेंज करने की आवश्यकता है। कई लोगों को जो जी है उसमें भी जो है समाहित करने की जरूरत है। क्या आप इस बात पर स्टैंड जी लेते हैं? बिल्कुल ले रहा हूं, मैं आज भी ले रहा हूं। मैंने तो इसके लिए पत्र लिखा था क्या कैबिनेट कमियां हैं सर सेक्रेटरी उसमें? साहब क्या को। एनसीजेसीएम देखिए, कर्मचारी वर्ग की सबसे सभी बातों को नहीं पहुंचा पा रहा है सरकार तक? जी बिल्कुल, देखिए जाके पाँव ना फटी बवाई सौ का जाने पीर पर आई। अभी अभी मतलब जो है, मैं ये नहीं कहता कि किसी का ज्ञान कम है, इंटेलेक्चुअलिटी कम है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन जब आपको तकलीफ नहीं है ना जिस चीज की, तो जिसको जिस चीज की तकलीफ है उसके दर्द को आप समझ ही नहीं सकते। जेसीएम में एक भी आदमी एनपीएस अफेक्टेड नहीं है, सारे के सारे उसमें 12 मेंबर हैं जो जिन्हें हम हम्म स्टैंडिंग कमेटी कहते हैं, और हम्म 12 के 12 रिटायर्ड हैं। अगर एक आदमी है जो नॉन रिटायर्ड हो सकता है, वो इनकम टैक्स से आता है। तो प्रॉब्लम ये है, दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की बात करता है, ना तो सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज के एम्प्लॉयज की बात करता है। और ना उसमें यूटीज जेसीएम की। के चार्टर में साफ साफ लिखा है कि हम्म उसमें केंद्र शासित प्रदेश के कर्मचारी शामिल नहीं होंगे। ओके। अरे भाई, केंद्र शासित प्रदेश के कर्मचारी शामिल नहीं होंगे तो केंद्र शासित प्रदेश के कर्मचारियों को मतलब पे कमीशन में भी रिप्रेजेंटेशन का मौका नहीं है। कोई हम्म प्रॉब्लम हो तो जेसीएम में भी रिप्रेजेंटेशन का मौका नहीं है। दूसरी बात, अपने अगर वो अपने पर्टिकुलर सरकार से कोई बात करते हैं तो वो सरकार कहती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है। मंजीत बाबू ये तो माफी वही चाहूंगा, बात हो आपको गई कि रोक रहा हूं। आसमान दिख रहे क्या खजूर भी लग रहे। ये परेशानी आप 8वें वेतन आयोग के सामने रखे जब दो आपकी 2 बार बिल्कुल मुलाकात हुई हमने, कि भाई देखिए हमको विशाल जी हमने, एनसीजेसीएम के थ्रू जाना पड़ता है आपसे बात करने के लिए? मैंने विशाल जी इस बात को 30 अप्रैल को ही रखा था हम्म कि जेसीएम में सही से रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है, जेसीएम को रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत है। और 1961 का चार्टर बना हुआ है, तब से वही उतने ही मेंबर चले आ रहे हैं। अभी हमारे पास 55 मंत्रालय है, करीब करीब हिंदुस्तान में 55 मंत्रालय के आसपास है। तो 55 मंत्रालय के लोगों का उसमें उसमें प्रतिनिधित्व होना चाहिए। हम्म सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज के जो स्पेशल कुछ फीचर्स हैं, तो उनका रिप्रेजेंटेशन इसमें होना चाहिए। हर यूनियन टेरिटरी का कम से कम एक आदमी रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर जेसीएम में होना चाहिए। जेसीएम के स्ट्रक्चर को बढ़ा, अभी 12 लोगों से बढ़ा करके उसको कम से कम 24-25 लोगों को किए जाने की जरूरत है। तो हमने ये उसमें डिमांड रखी थी, माननीय मंत्री जी से भी हमने ये डिमांड हम्म रखी। जब भी बैठक होती है हम जी पे कमीशन इसके जेसीएम के रिस्ट्रक्चर की बात करते हैं। अभी हमने 2 महीने पहले पत्र लिखा था, तमाम सारे मीडिया में भी वो आया था, और तो और उसको पीटीआई ने भी उसको लिखा था। जी लेकिन अभी तक
लगी, अभी तक ऐसा कहीं नहीं दिखा है कि सरकार उसको नहीं रिस्ट्रक्चर नहीं, करने वाली हो। जब इस देश में मोदी सरकार परिसीमन जो है जो आगे बढ़ाना चाह रही है, नंबर ऑफ जो जी लेजिस्लेटिव सीट्स है 543 के आसपास, उसको बढ़ाना चाह रही है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो संख्या है उसको बढ़ाना चाह रही है, तो क्यों नहीं इस जी मतलब जो आप बात कह रहे हैं उस पर भी लागू होना चाहिए आपकी बात को। आपसे समझना चाहेंगे, यूपीएस की बात हो रही है सर, मेरे पॉइंटर्स में एक सवाल है। 3 अगस्त को आपने ट्वीट किया सर यूपीएस को लेकर, आपने लिखा कि जी निर्मला सीतारमण जी ने जो है संसद में जवाब दिया यूपीएस को लेकर, जो अभी मैंने आपसे सवाल पूछा था उस पर आपने लिखा जी कि इट इज वेरी एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटिंग एंड अनफॉर्चुनेट। क्यों कहा जी आपने? यूपीएस सरकार तो गा रही थी कि 50% एश्योर्ड पेंशन दे रहे हैं, फैमिली पेंशन को हमने 60% कर दिया, बड़ा लोक लुभावन चीज है, इसको गागा कर जो है देश के जो केंद्रीय मंत्री उन्होंने जो है इसको लाया यूपीएस को। आप क्यों इसका ये कर रहे हैं सरकार? मैं तो कई बार देखिए, स्टेशन पे गया मंजीत मा- बाबू, तो वहां प्रचार माननीय चल रहा वित्त था कि मंत्री, यूपीएस यूपीएस यूपीएस। जी जी, माननीय वित्त मंत्री जी का जो स्टेटमेंट था कि देयर इज नो प्रपोजल अंडर कंसिडरेशन रिगार्डिंग यूनिफाइड पेंशन स्कीम अमेंडमेंट्स, ये था। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये कि वॉलंटरी रिटायरमेंट के दिन से पेंशन नहीं है। अब पूरे देश के लाखों करोड़ों कर्मचारी रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, और सरकार कह रही है नहीं, देयर इज नो प्रपोजल अंडर कंसिडरेशन। तो ये तो वही बात हो गई कि आपने आंख नाक कान मुंह सब बंद करके रख बैठे हुए हैं। तो एक बात बताओ कि हम सरकार से नहीं मांगेंगे तो क्या पाकिस्तान की सरकार से मांगेंगे क्या? जो सत्ता में है उसी से तो मांगेंगे। और आप कह रहे हो कि हमारे पास कोई ऐसा विचाराधीन नहीं है, हम कुछ ऐसा नहीं करने वाले हैं, तो क्या हम राहुल गांधी से मांगे जा करके? भाई, वित्त मंत्री आप हैं, प्रधानमंत्री आप हैं, जो है सत्ता में हम उसी से तो मांगेंगे, उसी से लड़ेंगे और उसी के साथ मिलकर काम करेंगे। कोई का जरूरत पड़ती है सरकार को तो हम कंधे से कंधा मिला के काम भी तो करते हैं। तो वो ऐसा वित्त मंत्री जी का जो बयान है, मैं फिर कहूंगा कि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और निराशाजनक है। ऐसा बयान उन्हें शोभा नहीं देता है। और उन्हें ये कहना चाहिए कि अगर कर्मचारी परेशान है, किसी की कोई उनकी डिमांड फुलफिल नहीं हो पा रही है, कुछ इंजस्टिस अगर उनके पास उनके साथ हो रहा है, देन वी विल रिव्यू इट, उनको ये बोलना चाहिए। ओके सर, इसी के साथ अगला सवाल मेरा आपसे ये बनता है ओपीएस को लेकर। ओपीएस को लेकर लगातार लंबी समय से जो है आप लोग की डिमांड है। मैं खुद गया था आपके जो जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसको मैंने कवर भी किया था। फिर से मैं सुन रहा हूँ सर कि किसी सितंबर के महीने में 6 तारीख को आप दिल्ली में महासम्मेलन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भैया? ओपीएस को लेकर क्या आपकी डिमांड्स है? देखिए विशाल जी, अभी 6 सितंबर को हमने पूरे देश से राज्य और राष्ट्र स्तर के नेताओं को, कर्मचारी नेताओं को आमंत्रित किया है। और अब बड़ा साफ है, हम लोग बहुत लड़ाई लड़ चुके हैं ओपीएस को लेकर के। और कुछ कर्मचारी ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के, और अभी टीचर्स के साथ कंपलसरी टेट का इशू है, वो भी एक इशू है। तो इन कुछ कुछ प्राइम इश्यूज को लेकर के हम 6 सितंबर को वो बैठक कर रहे हैं। और अब उस बैठक में हम ये तय करना चाहते हैं कि बैनर इंपॉर्टेंट नहीं होगा, कोई भी मतलब जो है झंडा इंपॉर्टेंट नहीं होगा। इंपॉर्टेंट ये है कि सारे कर्मचारी मिल करके एक प्लेटफॉर्म पर आ करके अपने हितों के लिए जंतर मंतर पर डेरा डालें, जी, एक बड़ा आंदोलन लेकिन कराने की मंजीत भूमिका बाबू, बना रहे आपसे भी मेरी बात हैं। होती है और एनसीजेसीएम साहब के जो कन्वीनियर हैं वो शिव गोपाल मिश्रा साहब से भी हमारी बहुत अच्छी मुलाकात होती है, बातचीत होती है। जब उनसे मैं जब प्रश्न पूछ रहा था, जब उन्होंने जो है मेमोरेंडम जमा नहीं किया था 8वें वेतन आयोग को, जी जब उनसे मैंने ये प्रश्न किया था ओपीएस को लेकर, तो वो कहे कि देखिए शर्मा जी, हम बहुत लड़ाई लड़ चुके और उसका कोई समाधान निकला नहीं। लेकिन मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो गया जब इन्होंने एनसीजेसीएम का जो मेमोरेंडम सबमिट हुआ 8वें वेतन आयोग को, उसमें सबसे प्रमुख डिमांड यही थी कि ओपीएस को बहाल किया जाए। जब आपकी मुलाकात हुई हाल फिलहाल में, क्या ओपीएस को लेकर उनसे कुछ बातचीत हुई क्या? देखिए, उन्होंने उन्होंने मुझसे भी कहा कि देखो ऐसा है, हमको जितना दिलाना था दिला चुके हैं। तो हमने कहा क्यों, है तो आपका प्रॉब्लम है, आप तो जेसीएम के सेक्रेटरी हैं भाई, हमारी कोई प्रॉब्लम है तो वो आपकी प्रॉब्लम है। आपकी तो प्रॉब्लम बाद में है, हमारी कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी एम्प्लॉयज की, जब तक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो जाती तब तक आप कैसे ऐसा कह सकते हैं? अगर उन्होंने आपको ये स्टेटमेंट दिया तो देखो, मैं तो कहूंगा कि भाई बुजुर्ग आदमी है, वो थक सकते हैं। लेकिन हम अभी जो बुजुर्ग थोड़ी हुए हैं, हम अभी थोड़ी थके हैं। हम तो तब तक लड़ेंगे जब तक इस जंग को जीत नहीं लेंगे विशाल जी। हमारे लोगों को 50%
सिक्योर्ड पेंशन चाहिए, कर्मचारी का अंशदान वापस चाहिए, वो हम लेकर के रहेंगे। नहीं मिलेगा तब तक हम लड़ते ही रहेंगे, लेकिन सर चाहे हमें वहीं सरकार जो तक संसद में देना कह रही है पड़े। मंजीत बाबू कि कोई विचार ही नहीं हो रहा है ओपीएस को लेकर, उस पर आप क्या कहेंगे? कई बार ऑफिशियल स्टेटमेंट है। दिसंबर 2000, अगर आपको याद हो, दिसंबर 2024 में भी सरकार ने यही बात आठवें कही थी, वेतन आयोग को जून में लेकर कोई विचार नहीं है। भी आठवीं वेतन आयोग को लेकर के, और अगस्त सितंबर में भी उन्होंने यही बात दिल्ली कही इलेक्शंस थी। के पहले। जी जी। और आपको अगर याद हो कि 1 अक्टूबर को हम लोगों ने पूरा बैलून कैंपेनिंग की थी 100 सिटीज से, और शायद मनी 9 ने उसको दिखाया भी था, उस पर चर्चा भी की थी। तो विशाल जी, उसके बाद 7 अक्टूबर को अनाउंसमेंट किया गया। फिर फरवरी में आप देख रहे हैं कि पे कमीशन का नवंबर में 3 नवंबर को जो है ऑफिशियली उसका गजट निकाला गया। तो होती है चीजें, सरकार कभी कभी बोलती है। तो मैं यही कहूंगा कि लेकिन ऐसा कुछ सरकार ना बोले। अभी इनका काम है बोलने का, इन्होंने बोल दिया, हमारा काम है लड़ने का। हम लड़ेंगे तो इनको अपनी बोलना है, जो उन्होंने बोला है उसको बदलना पड़ेगा विशाल। चलिए चलिए मंजीत बाबू, मैं बहुत सजग हूं आठवें वेतन आयोग वाले मुद्दे को लेकर। जब भी मैं वीडियो बना रहा हूं इस प्लेटफॉर्म पर, मनी 9 पर, TV9 चैनल पर, तो एक सवाल बार बार ये आ रहा है कि शर्मा जी जरा पूछिए तमाम लोगों से कि ये मीटिंग कब तक चलेगा। आठवें वेतन आयोग को 18 महीने का समय दिया गया, 9 महीने का वक्त जो है वो निकल चुका है, 10वें महीने में हम प्रवेश कर चुके हैं। अभी भी जैसे कि 7 से 10 तारीख तक जो है दिल्ली में बैठक थी, उसके बाद आप बेहतर रूप से पूरा एक टाइमलाइन बताइएगा कि आगे कहाँ कहाँ बैठक है। आपकी ट्वीट से भी हम लोगों ने समझ रखा था कि पटना, इसके अलावा और कोई नॉर्थ इंडियन के स्टेट्स में भी जो है वहाँ पर भी जो है बैठकों का दौर हो सकता है। आपसे समझने की पहले कोशिश करेंगे टाइमलाइन क्या है वो समझा दी, क्या चेन्नई में कब है, जयपुर में कब है, उसके बाद ये सर मीटिंग कब तक चलेगा? देखिए विशाल जी, देखिए भारत बहुत बड़ा देश है, और यूरोप में अगर आप पहुंच जाओगे तो जितने में आप भारत घूमोगे उतने में कम से कम 10 कंट्रीज घूम लोगे। 140 करोड़ लोग हैं हमारे यहाँ पर, और 1.25 करोड़ से ज्यादा एम्प्लॉइज है भारत में। और वो भी छोड़ दीजिए, 55 के आसपास मिनिस्ट्रीज है, और हर मिनिस्ट्री में मतलब 50-50 कैडर है, मतलब एमटीएस भी है, क्लरिकल स्टाफ है, क्लरिकल में भी यूडीसी, एलडीसी, मतलब बहुत तरह के लेवल के कर्मचारी है ना। 18 तो लेवल ही बने हुए हैं, तो आप समझिए कि कम से कम 54-55 तरह के कर्मचारी हैं। हर कर्मचारी का अपना कुछ ना कुछ इशू है। हर मंत्रालय के अंदर, ऑटोनोमस बॉडीज के अंदर, यूनियन टेरिटरीज के अंदर, और जुडिशरी के अंदर, सभी के इश्यूज को केवल डिजिटली ले लेने से उनकी तकलीफ दूर नहीं हो जाएगी। अगर ऐसा ही होता तो हम डॉक्टर के पास कभी जाते ही नहीं, हम बस ऑनलाइन बोलते हैं हमको ये प्रॉब्लम है, वो वहां से दवाई भेज देता है। लेकिन डॉक्टर के पास हमें जाना पड़ता है ना, डॉक्टर में देखता है, हमारे फिजिकल कंडीशन देखता है कि क्या तकलीफ है, उस पर क्रॉस क्वेश्चन होता है। डिजिटल मीडिया में क्या है कि अगर मेमोरेंडम ले लिया तो वहां पर वन वे प्रोसेस हो गया, आपने दे दिया, उन्होंने ले लिया। लेकिन जब आप डिस्कशन करते हैं तो उसमें कुछ चीजें सॉर्ट आउट हो जाती है वहीं की वहीं, कि ये बात नोट करने लायक है या नहीं है। ओके। तो अभी तक 10-15 शहरों में उन्होंने मीटिंग की है, 4-6 शहरों में और मीटिंग बाकी है। अभी देखिए जयपुर का शेड्यूल उन्होंने दे दिया है, और चंडीगढ़ का शेड्यूल दे दिया है उन्होंने। अभी मेरे ख्याल से कुछ 7 एक और दो 8 चार सिटी, सितंबर को चेन्नई का भी है सर। जी जी, चेन्नई का भी दे दिया है उन्होंने। तो अभी क्या है कि 2-3 जगह और बची होंगी, तो आई आई एम होपफुल दैट कि अगस्त के लास्ट तक ना सही, लेकिन सितंबर के लास्ट तक सारी की सारी मीटिंग्स इनकी हो जाएंगी। चलिए। सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक उनके पास 18 महीने हैं। तो हम्म। वो उसमें उनको अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है। तो आपको तो लगता मुझे है सर लगता है कि कि उस टाइम फ्रेम में रिपोर्ट जो है पूरी तरह से कंपाइल भी हो जाएगी, तमाम स्टेक होल्डर्स की बातों को वो सम्मिलित भी कर लेंगे और बड़ा अच्छा सा एक रिपोर्ट बनाकर सरकार को भेज देंगे? ये मेरा इसलिए आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, कहीं ये पूरा प्रोसेस डिरेल ना हो जाए, लोगों को जो पैसा नहीं नहीं मिल रहा है। विशाल जी, देखिए देखिए, ऐसा नहीं है कि मीटिंग खत्म हो जाएगी तो उसके बाद वो पे कमीशन की रिपोर्ट बनाएंगे, ऐसा तो कभी होता नहीं है। हम्म। मीटिंग्स चल रही हैं, रिपोर्ट्स बन रही हैं। मैं ऐसा मानता हूं बन रही होंगी। जब मीटिंग चल रही है तो क्योंकि ऐसा सर तो है नहीं कि 31, पहले मीटिंग माफी खत्म हो। चाहूंगा, 31 तारीख को लास्ट जो मैं 31 जुलाई तक डेटा मंगवाया गया था तमाम मिनिस्ट्री से, इसलिए भी एक संदेह जी उठा था। उसके बाद हालांकि बाद में खबरें आ गई कि तमाम डेटा जो है मिनिस्ट्री से वो आ गया आठवें वेतन आयोग के पास। जी विशाल जी, जो डेटा मांगा गया उसी डेटा के बिहाफ पर मीटिंग्स हो रही हैं, अलग से नहीं हो रही हैं। ओके। जिन जिन लोगों ने मेमोरेंडम भेजे उनके शहरों में जब मीटिंग हो रही है तो उन्हीं उन लोगों को उसमें बुलाया जा रहा है कि भाई आपका मेमोरेंडम आया था, अब बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। ये तरीका है। तो वो जो उस मेमोरेंडम को उनके साथ डिस्कस करते हैं, यही तरीका है। और जब ये डिस्कशन पूरा हो जाएगा तो उनके पास केवल एक काम रहेगा कि फुल टाइम पे कमीशन की रिपोर्ट पे काम करना।
मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं समझ रहा हूँ, मैं लोगों से मिलता हूँ, मैं कई बार पे कमीशन के ऑफिसर से मिला, 2 बार पे कमीशन में हमने अपना डेलीगेशन लेकर के हम गए, तो इन चीजों को हम बारीकी से थोड़ा देख पा रहे हैं कि कितना काम होता है। तो उम्मीद है कि अप्रैल 2027 में पे कमीशन की जो सिफारिशें हैं वो लागू हो जानी चाहिए। हम एकदम अभी लागू हो यही मान जाएगा। के चल रहे हैं अब हाँ, एरियर हम एरियर अभी भी मिल यही मान जाएगा, के चल रहे हैं। एरियर भी मिल जाएगा अप्रैल बिल्कुल। 2027 से। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों को जब भी लागू हो जाता है, महीने 2 महीने में एरियर मिल जाता है, यही परंपरा रही है। तो ओके। सेंट्रल गवर्नमेंट में तो मुझे उम्मीद है कि अप्रैल में लागू हो जाएगा, तो मई जून तक लोगों को अपना एरियर भी मिल जाएगा। ओके। और बहुत लेट हुआ मान लो तो 1 आध महीने अप एंड डाउन हो सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा लेट होने की चांसेस नहीं है। फिर मैं फिर बोलता हूँ कि दिल्ली में जब विधानसभा चुनाव थे, तब सरकार ने अनाउंसमेंट कर दिया था, अगर आपको याद हो। तो जब यूपी की विधानसभा के चुनाव होंगे तो सरकार को इसको लागू करना ही पड़ेगा, और कोई चारा नहीं, नहीं तो सरकार का एक नुकसान होना एंगल तय एक है। एंगल और आ रहा था कि 2029 को लोकसभा भी चुनाव है। लोकसभा चुनाव इसलिए सरकार के लिए ज्यादा मायने नहीं रखते क्योंकि देखिए, मतलब जो एक्टिविज्म है सिलेक्टेड जगह पर है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियां चुनाव लड़ती हैं। अब तमिलनाडु में देख लीजिए, तो वर्तमान जो सत्तारूढ़ दल है, अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं, तो तमिलनाडु और केरल में उनके पास क्या है हम सब जानते हैं। केरल के वोट्स, लोकसभा वोट से उनको क्या फर्क पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा, हम सब बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो वोट बैंक है, जो 2027 अप्रैल के आसपास चुनाव होने हैं, वो मैटर करता है सरकार के लिए, क्योंकि वहां से बड़ी तादाद में उनके सांसद निकलते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है विशाल जी। और मैं इसीलिए इसी फैक्टर पर फोकस कर रहा हूं कि अप्रैल 2027 तक पे कमीशन की सिफारिशें लागू हो जानी चाहिए। चलिए, अब आपके फैक्टर शब्द को ही मैं पकड़ लिया हूं, अब फिटमेंट फैक्टर पर भी जो है आप कुछ बोलिए, बताइए। बीच में एक रिपोर्ट आएगी थी कि बड़ा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, ये नहीं कि 4 मांग लिए 3 मांग लिए। जी 2.05 से लेकर 2.10 जो है, ये लगता है कि सही सही चीज़ गणित बैठता है, इतना पर सरकार मान जाएगी। बात इस बात में कितनी सच्चाई है सर? व्हाट अबाउट फोर्ड का फिटमेंट फैक्टर, 3.833 का जो है फिटमेंट फैक्टर जो एनसीजेसीएम ने डिमांड की है, आपसे समझने की कोशिश करेंगे। पूरा फिटमेंट फैक्टर का जो गणित है उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए सर। देखिए विशाल जी, फिटमेंट फैक्टर का ऐसा गणित कोई एक गणित नहीं हो सकता है। जितने संगठन या जितने लोग उसको कैलकुलेट करते हैं, सबकी अपनी अपनी कैलकुलेशन करने के तरीके हैं। एनसीजेसीएम ने कैसे कैलकुलेट किया 3.83, वो तो बहुत कम है उनके आगे। बीपीएमएस ने तो 4.25 का दे दिया, तो 17 उधर बढ़ा दिया एफएनपीओ और ने भी 25 इधर बढ़ा। तो एफएनपीओ ने विचार कर बयालीस दिया इसमें। 42 का पॉइंट, मतलब 42 का डिफरेंस आ गया दोनों के बीच में। तो सभी का फिटमेंट फैक्टर का फार्मूला अपना अलग अलग है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि पिछली बार जो फिटमेंट फैक्टर मिला था 2.57, उससे इस बार बेहतर होगा। भले ही फिटमेंट फैक्टर आपको कम दिखे, लेकिन उस वाले पे कमीशन के लाभ से 8वें पे कमीशन में लाभ ज्यादा मिलेगा, इस बात का मुझे एश्योरेंस है। जी, आप मैं इस बात को और गारंटी आसान भाषा में समझाइए। आप कह रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर भले ही कम होगा और सब चीजें अगर मिला जुली, मतलब आप क्या भत्ते को लेकर बोल रहे हैं, एचआरए को लेकर बोल रहे हैं, डीए नहीं मर्ज को नहीं लेकर नहीं बोल नहीं रहे हैं? विशाल जी, नहीं नहीं विशाल जी, मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ। हम्म। देखिए देखिए, पिछली बार जो फिटमेंट फैक्टर मिला था वो 2.57 मिला 57। था। हम्म। जी। अब देखिए, उस समय जो डियरनेस अलाउंस था वो 125% पहले से ही था। जी। यानी कि अगर डीए को मर्ज कर दीजिए, डीए को रीसेट कर दीजिए, डीए को जीरो कर दीजिए, तो वो 2.25 ऑलरेडी था। मिला हमें 2.57, तो अंतर कितना आया? लगभग लगभग 0.32 3 का। का। ठीक है ना? 0.3 का मान लेते हैं, 0.3 का डिफरेंस अब आया। अभी 62% फिर के आसपास है डीए। जी जी, नहीं नहीं, तो अभी जो जो लागू होगा, हम्म। वो लागू होगा जो दिसंबर 2025 में सैलरी थी, जो डीए था। हम्म। यानी उस समय 1.58 रीसेट करेंगे अगर आप, तो 1.58 का फिटमेंट फैक्टर ऑलरेडी है, मौजूद है। जी। ठीक है। फिर हमारी जो सबसे बड़ी डिमांड है उसको समझिए। मैं बार बार इस चीज को बोलता हूं कि पहले जो सैलरी थी वो 3 फैमिली यूनिट पे थी। अब अभी जो 5 हम की मांग डिमांड है। कर रहे हैं, हमारी डिमांड 5 की है। तो ऐसे समझिए, बिल्कुल सरल शब्दों में समझिए कि पहले मिनिमम सैलरी थी 18,000 रुपए। ठीक है। तो इसका मतलब 3 यूनिट पर 6,000 रुपए यूनिट बना। जी। यानी एक महीने में एक आदमी का जो खर्चा उन्होंने दिखाया यूनिट पर, वो 6,000 का था। 3 आदमियों पे वो 18,000 हो गया। हम इसको वहीं से रिप्लेस करने की बात कर रहे हैं कि पहले इसको आप 5
यूनिट में तब्दील करिए, यानी 6 पंचे 30,000 रुपए महीना हम्म, मिनिमम फिटमेंट फैक्टर। हम पहले यहां से लेकर के चल रहे हैं, हम अभी फिटमेंट फैक्टर की बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर हमारा 30 बढ़ गया, यानी जो 18 था वो 30 हो गया। अब आप इसको देखेंगे जब, तो कैलकुलेशन करेंगे तो 40 से 45% के बीच में आपको अंतर दिखेगा, मोटा मोटा 66% के आसपास आपको अंतर दिखेगा इसका, ठीक है। फिर हम ये कह रहे हैं कि ये तो हो गया पुराना, अब इस पर हमें कुछ फिटमेंट फैक्टर दीजिए ग्रोथ के रूप में, यानी 30,000 को हम बेसिक मान रहे हैं, फिर हमें ग्रोथ फैक्टर चाहिए। अब हम ग्रोथ फैक्टर हम कितना डिमांड कर रहे हैं वो सबका अलग अलग नजरिया है। हमने ये कहा कि इसमें तमाम सारी चीजें पिछड़ी हुई हैं, और इसमें हमें कम से कम 40% के आसपास ग्रोथ चाहिए, तब जाकर के सैलरीज हमारी नए सिरे से ठीक बैठ पाएगी। तब जब आप उसको कैलकुलेट करोगे तो वो 2.1 के ऊपर चला जाता है। तो हम ये करें कि मिनिमम फिटमेंट फैक्टर 2.1 से तो शुरू होगा, ओके इससे तो नीचे जा ही नहीं सकता है किसी कीमत पर। तो ओके इसके ऊपर जो हमारा द मोस्ट सुटेबल फिटमेंट फैक्टर था वो 2.64 था, लेकिन जब जेसीएम ने वो फिटमेंट फैक्टर दे दिया 3.83 का, तो उसके बाद ये अगर मैं 2.64 का देता तो वो गलत हो जाता ना, एग्जैक्टली। कि जो सबसे बड़ी संस्था है देश की उसने 3.83 मांगा और मैं कहूं नहीं नहीं सर, मुझे मुझे 2.64 दीजिए, तो मैं कैसे दे सकता हूं। तो हमने उसको वहीं विड्रा कर लिया और हमने 30 अप्रैल को ऑन मतलब रिटर्न में दे दिया कि हमारा 3.83 के फिटमेंट फैक्टर को हमारी कंसेंट है, हम इस पर एग्रीमेंट देते हैं। लेकिन अब आपसे अगला सवाल ये है सर कि क्या सरकार या 8वां वेतन आयोग 3.833 पर बात मानेगा, या वो क्या जो है मतलब कंक्लूजन क्या निकलता हुआ दिखेगा? देखिए, मानना ना मानना तो खैर सरकार का काम है, उस पर हम कुछ कह नहीं सकते। हम पुरानी पेंशन की लड़ाई कब से लड़ रहे हैं, उस पे क्या क्या हुआ है ये हम सब जानते हैं। और पिछली बार जेसीएम ने जो मांगा था वो नहीं मिला था, उसके पहले जो जेसीएम ने मांगा था वो भी नहीं मिला था, उसके पहले भी जो जेसीएम ने मांगा था, आप सारा इतिहास उठा करके देख लीजिए, जितना जितना जेसीएम ने मांगा है उतना उतना कभी नहीं मिला है, मिला ओके कुछ अलग ही है। तो ओके, ये तो बात तो क्या तय है क्या कि थ्री क्या, पॉइंट एट क्या कम मिला है, या कितना कम मिला, अगर कुछ आपको याद हो? नहीं, हर बार कम ही मिला है, हर बार कम मिला है, हम्म, ज्यादा तो कभी मिला ही नहीं, हर बार कम ही मिला है, जब जब मांगा गया कम ही मिला है। ओके तो तो मांगने को तो हम 3.83 को ही क्यों कहते हैं, जो मैक्सिमम मांगा गया है बीपीएमएस के द्वारा वो 4.25 मांगा गया है, तो जी 4.25 की बात होनी चाहिए, कि ओके मैक्सिमम तो कर्मचारी संगठनों ने यहाँ डिमांड की, अब कितना मिलेगा ये वक्त बताएगा, ओके कम मिलेगा या ज्यादा मिलेगा ये तो समय बताएगा, या फिर पे कमीशन बताएगा, या फिर सरकार बताएगी, वो हम नहीं बता सकते। चलिए। हम बस अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर हमें 45% का भी हाइक मिल जाए तो मैं समझूंगा कि पिछले वाले से बेहतर हो गया। ओके और मेरी जो कैलकुलेशन कहती है कि 2.57 से फिटमेंट फैक्टर नंबर्स में भले ही कम हो, बेनिफिट में ज्यादा मिलेगा। ओके ओके, तो अच्छा खासा इजाफा हो जाएगा। और आप बोल रहे हैं कि एरियर भी जो है वो मिल जाता है 1-2 महीने के आसपास ही जब ऐलान होता है। जी, अब अंतिम सवाल आपसे पूछूंगा सर। आपकी मुलाकात पंकज चौधरी साहब से भी हुई है, एमओएस फाइनेंस, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस। उनसे भी आप लगातार जो है बार बार मुखातिब होते रहते हैं। उनसे भी आपने डिमांड की है कि ओपीएस को लेकर क्या रोड मैप हो सकता है, उसके लिए प्लीज़ जो है फाइनेंस सेक्रेटरी से हमारी मुलाकात करवाइए। एक लास्ट उस पर भी एक अपना जो है कथन या वर्जन बता दीजिए। देखिए, इस मामले में तो हम नवंबर 2025 से लगे हुए हैं और अगस्त चलने लगा, इस बीच हमने कम से कम 3 या 4 मुलाकातें उनसे की। बीच में क्या हुआ, दिसंबर में ही, जब हम नवंबर में हमारी मुलाकात हुई थी तो दिसंबर में ही वो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बना दिए गए, और तब से लेकर के अब तक, अभी जब हम लेटेस्ट हमारी मुलाकात हुई तो हमने फिर उनसे इसी बात की गुजारिश की कि सर आपने हमसे प्रॉमिस भी किया था, लेकिन अभी तक हमारा डेलीगेशन के लिए कोई इनविटेशन ही नहीं आया वहां से, तो हम कैसे इस मुद्दे पर समाधान के लिए बात करें। तो उन्होंने कहा कि देखिए, हमारे पास तो ये मजबूरी है कि हम अभी मतलब जो है बड़ी जिम्मेदारियों में उलझे हुए हैं, और हमने आपका लेटर तभी भेज दिया था उसी समय। तो हम फिर से कोशिश करेंगे कि आपकी एक बार मुलाकात, डेलीगेशन वहां पर चला जाए, तो जो भी पॉसिबिलिटीज है आप लोग विचार विमर्श कर लीजिए कि क्या समाधान निकल सकता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपकी मुलाकात हो जाए, लेकिन अभी वो दिल्ली में ही नहीं रुक पा रहे हैं, क्योंकि ओके लगातार वो जब से प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के यूपी के बनाए गए, तब से लगातार उनका शेड्यूल यूपी में ही चल रहा है। तो ये भी एक थोड़ा सा टेक्निकल इशू है। और बीच में आप जान ही रहे हैं कि बीच में इंडो पाक शुरू हो गया था, जी, और फिर जियोपॉलिटिकल टेंशंस, यूएस ईरान, वर्सेस इजराइल, ईरान, अमेरिका। जो जियो पॉलिटिक्स है। इस बार क्या है ना विशाल जी, जियो पॉलिटिक्स ने बहुत सारे मुद्दों को खराब कर दिया। तो उसमें बीच में आप देख रहे हैं वो कॉकरोच वॉकरोच वाला भी शुरू हो गया था,
तो उसके चलते भी बाकी चीजों पर सरकार का फोकस नहीं हो पाया। तो कर्मचारी वैसे भी थोड़ा हाशिए पे रहते हैं सरकार के लिए, तो ये भी एक थोड़ा सा निगेटिव एस्पेक्ट है हमारे लिए। जी हमें उम्मीद है कि 1-2 महीने में अगर मुलाकात होगी तो हम कुछ ना कुछ समाधान इसमें निकलवाएंगे। जी, ताकि आपके महासम्मेलन को और अच्छी तरह से जो है रूपरेखा मिल जाए, है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल जी, सर, बिल्कुल। चलिए मंजीत जी, आपका बहुत शुक्रिया। जाते-जाते अगर आप पूरे इस शो को वाइंड अप करना चाहें, कंक्लूड करना चाहें, कोई कंक्लूडिंग रिमार्क हो तो प्लीज़ बताएँ। जी, मैं पूरे देश के सभी कर्मचारी नेताओं से, चाहे वो किसी राज्य स्तर के नेता हों, किसी संगठन के मुखिया हों या राष्ट्रीय स्तर के नेता हों, आप सभी को आमंत्रण देता हूं कि 6 सितंबर को दिल्ली में आइए। हम एक कर्मचारी नेताओं का ही समिट कर रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं, जिसका नाम हमने रखा है नेशनल लीडर्स कन्वेंशन। और उसमें हम लोग कर्मचारियों के जो सर्व प्रमुख मुद्दे हैं, उनके ऊपर हमें किस तरह से लड़ाई को लड़ना चाहिए, किस प्लेटफॉर्म पे लड़ना चाहिए या बिना प्लेटफॉर्म पे लड़ना चाहिए, इन सारे मुद्दों पर को डिस्कस करने के लिए और एक फैसला लेने के लिए हम 6 सितंबर को इकट्ठे हो रहे हैं। तो हमारी सभी कर्मचारी नेताओं से अपील है कि आप 6 सितंबर को दिल्ली आइए और हम लोग एक टेबल पर बैठ करके इसको डिस्कस करेंगे और एक बड़ा फैसला लेंगे। और हमें भरोसा है कि अगर हम लोग ऐसा कर पाए तो इस सरकार को 2 महीने के अंदर अंदर हमारी मांगों को मानना पड़ेगा। चलिए मंजीत बाबू, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। थैंक यू सो मच। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मनी9।